Dear students, let us start our first chapter in political science. The chapter name is Power Sharing. By this chapter, we will continue our journey of a democratic country which we have started in class 9th. In class 9th, you have read what is democracy and why democracy. We have read about the working of institutions, making of constitution, and fundamental rights. So in class 9th, you have read all these topics. And in class 8, you have read the key features of constitution. Power sharing is also a key feature of constitution. So let us know about the deep meaning of power sharing and know about what is power sharing, how it is important for all of us, how power sharing is desirable, and what are the forms of power sharing. So in this class, ninth class, in this topic power sharing, we will read the following topics. You can see here the what is power sharing. This is our first topic. Power sharing क्या होती है? Power sharing का क्या मतलब है? And along with that, we will read about a case study of Belgium and a case study of Sri Lanka. श्रीलंका और बेल्जियम की दो केस स्टडीज, दो एग्जांपल्स जो हैं वो हम पढ़ेंगे, जिनके द्वारा हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये पावर शेयरिंग क्या है और किस तरीके से ये अलग अलग कंट्रीज में पावर शेयरिंग के साथ डील किया गया और किस तरीके से जो है पावर शेयरिंग का जो मॉडल है उसने उन कंट्रीज को अफेक्ट किया, प्रभावित किया। साथ ही हम जानेंगे कि पावर शेयरिंग क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों महत्वपूर्ण है, वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। एंड इन द लास्ट ऑफ दिस चैप्टर वी विल नो अबाउट द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग के जो अलग अलग प्रकार हैं जो कि नॉर्मली सभी मॉडर्न डेमोक्रेसीज में पाए जाते हैं, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। सो लेट अस कंटिन्यू with the meaning of power sharing or definition of power sharing. As the name says, नेम जो नाम जिस तरीके से समझ में आ रहा है, पावर शेयरिंग मतलब शक्ति को बांटना या सत्ता को बांटना। हिंदी में इसे सत्ता की साझेदारी कहा जाता है, शक्ति का विभाजन कहा जाता है। जैसा कि आपने क्लास 9th में पढ़ा था कि लोकतांत्रिक देश में शक्ति जो है वो जनता के हाथ में होती है, जनता अपना प्रतिनिधि चुनती है और जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं वह देश में रूल करते हैं, जनता के लिए कानून बनाते हैं, जनता के लिए पॉलिसीज बनाते हैं। तो पावर शेयरिंग जो है वो लोकतंत्र की आत्मा है। अगर जनता के पास शक्ति नहीं होगी अपने प्रतिनिधि चुनने की तो लोकतंत्र आत्माहीन हो जाएगा, लोकतंत्र का जो वैल्यूज हैं, लोकतंत्र का जो मतलब है वही खत्म हो जाएगा। तो पावर शेयरिंग का पहला और प्रत्यक्ष संबंध जो है वो जनता से है, यह जनता से जुड़ा हुआ है। पावर शेयरिंग इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री इन्वॉल्व्स शेयरिंग ऑफ पावर विद दोज। अब यहाँ पर जब हम विद दोज की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर वे सभी, चाहे वो साधारण जनता हो, चाहे वो कुछ सोशल ग्रुप्स हो, चाहे वो कुछ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हो, चाहे वो मूवमेंट ग्रुप्स हो, जो भी सोशल पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, या फिर साधारण जनता है जो कि सरकार से, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के वर्किंग से अफेक्टेड होती है, इसकी एक्सरसाइज से अफेक्टेड होती है, इसकी पॉलिसीज, इसके रूल्स से अफेक्टेड होती है, इसके कामकाज से प्रभावित होती है और उसका जीवन जो है वो उससे प्रभावित होता है। तो उन सभी के साथ सरकार के द्वारा शक्ति को बांटना, पावर को शेयर करना पावर शेयरिंग कहलाता है। पावर शेयरिंग इज स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र की आत्मा है और इसमें जो है पावर का शेयर वो या शक्ति का जो संचालन है, शक्ति का जो बंटवारा है वो उन सबके साथ किया जाता है जो कि सरकार का अभिन्न अंग है, सरकार के साथ अप्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए होते हैं। तो पावर शेयरिंग की डेफिनेशन जो है वो बहुत ही सिंपल है, शेयरिंग ऑफ पावर विद दोज who are affected by the working of government, by the practice of government. So I hope that definition जो है वो आपको समझ आ गई होगी। So let us move to the next topic of this chapter, केस स्टडी ऑफ बेल्जियम। तो हम यहाँ जानेंगे कि बेल्जियम जो है उसमें किस प्रकार जो है पावर शेयरिंग जो है मॉडल को अपनाया और बेल्जियम में क्या सिचुएशन थी जिसकी वजह से वहाँ पावर शेयरिंग का जो इशू है वो बना। सो लेट अस वॉच दिस मैप। सबसे पहले आप ये मैप देखिए
और इस ये मैप जो है यूरोप का मैप है। इस यूरोप के मैप में इफ यू ट्राई टू फाइंड आउट हेयर, हेयर इज बेल्जियम, ये बेल्जियम छोटा सा जो देश आपको नजर आ रहा है, इसके एक तरफ आपको जर्मनी दिखाई दे रहा है और जो है ये फ्रांस, और साथ में ये नेदरलैंड। तो दीज आर द थ्री कंट्रीज विच शेयर बाउंड्री और बॉर्डर विद बेल्जियम। अगर हम बात करें बेल्जियम की साइज की, तो बेल्जियम जो है वो यूरोप का एक छोटा सा देश है, जो कि साइज में हरियाणा जो भारत का राज्य है उससे भी छोटा है। और पॉपुलेशन जो है वो लगभग 1 करोड़, विच इज हाफ ऑफ हरियाणा। तो बेल्जियम एक यूरोप का छोटा सा देश है और यह साइज में भी हरियाणा से छोटा है। पॉपुलेशन के रेस्पेक्ट से अगर हम बात करें तो भी हरियाणा की आधी पॉपुलेशन यहाँ पर उपलब्ध है। साथ ही बेल्जियम जो है वो यूरोप का जर्मनी, फ्रांस और नीदरलैंड से कनेक्टेड कंट्री है। बेल्जियम के एथनिक कंपोजिशन की बात करते हैं, बेल्जियम में जो पॉपुलेशन है उसका क्या कंपोजिशन है उसको हम यहाँ पर देखते हैं। सो यू कैन सी हेयर, यहाँ पर जो कंट्री है, कंट्री का ये मैप है और कंट्री का मैप जो है ये डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड है। सो ये जो पार्ट है नीचे आप देख पा रहे हैं, दिस पार्ट इज नोन एज वेलोनिया रीजन, जैसे कि प्रांत जिसको हम बोलते हैं। तो ये वेलोनिया प्रांत है पूरा का पूरा, और इस वेलोनिया प्रांत में जो पॉपुलेशन रहती है उसमें मैक्सिमम लोग 40% जो लोग हैं वो फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं और वो रिच और पावरफुल कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। ये जो नीचे आप पोर्शन देख रहे हैं दैट इज वेलोनिया रीजन। इस एरिया में 40% लोग फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं और वो जो है इकोनॉमिकली रिच और पावरफुल है। आप साथ ही जो ये शेडेड वाला एरिया देख रहे हैं, यहाँ पर 1% पॉपुलेशन जर्मन लोग हैं, वो जर्मनी भाषा बोलते हैं। जैसा कि हमने देखा था फ्रांस जो है वो जर्मनी के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है और ये जो बॉर्डर है वो फ्रेंच के साथ शेयर करता है, इसीलिए नेबरिंग कंट्री का जो लैंग्वेज का इम्पैक्ट वो बेल्जियम में पड़ा। यहाँ पर फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं, इस एरिया में 1% लोग जो है वो जर्मनी या जर्मन लैंग्वेज बोलते हैं। इसके अलावा फ्रांस का ये जो अपर वाला एरिया है, ऊपर वाला जो एरिया आपको नजर आ रहा है, यह एरिया फ्लेमिश रीजन कहलाता है और इस फ्लेमिश रीजन में जो है डच कम्युनिटी डच लैंग्वेज बोलती है और इनकी जो संख्या है वो 59% है, 59%। तो यहाँ पर मेनली बेल्जियम जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक है वेलोनिया रीजन और दूसरा है फ्लेमिश रीजन। वेलोनिया एंड फ्लेमिश रीजन टू पार्ट्स में ये जो कंट्री है ये टू रीजन्स में डिवाइडेड है और दोनों के अंदर ही जो लैंग्वेज कंपोजिशन है, जो लोग रहते हैं फ्रेंच और डच, उनकी जो लैंग्वेज कंपोजिशन है वो काफ़ी अनइवन है। और साथ ही अगर हम बात करें कैपिटल सिटी, जो बेल्जियम की कैपिटल है जो कि ब्रुसेल्स के नाम से जानी जाती है, ब्रुसेल्स बेल्जियम की कैपिटल है। इस कैपिटल के अंदर जो कंपोजिशन है वो है 80% लोग, बेल्जियम में 80% लोग जो हैं वो फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं वाइल 20% स्पीक्स डच। तो अगर हम बात करें कि पूरी कंट्री में, कंट्री की अगर बात की जाए तो 59% जो पॉपुलेशन है वो डच बोल रही है आपके फ्लेमिश रीजन में, 40% जो है वो फ्रेंच बोलती है वेलोनिया रीजन में। मगर जब यही कंडीशन अगर हम बात करते हैं कैपिटल की, तो कैपिटल के अंदर जो मेजोरिटी है वो फ्रेंच बोलने वालों की हैं और माइनॉरिटी जो है वो डच बोलने वालों की हैं। तो यहाँ पर डच जो है वो माइनॉरिटी में है मगर फ्लेमिश रीजन में डच जो है वो मेजोरिटी में है। तो बिकॉज ऑफ दिस लैंग्वेज इशू, बिकॉज ऑफ द मेजोरिटी एंड माइनॉरिटी इन डिफरेंट रीजन, जो अलग अलग रीजन है वेलोनिया और फ्लेमिश रीजन, उनके अंदर जो लैंग्वेज को लेकर के, और एक ग्रुप जो है वो माइनॉरिटी में है, एक ग्रुप जो है वो मेजोरिटी में है, एक ग्रुप जो है वो यहाँ पर रिच और पावरफुल है, और एक ग्रुप की अगर हम बात करें तो उसने जो है अपनी एजुकेशन, क्वालिफिकेशन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो काफ़ी अचीव किया है फ्लेमिश रीजन के अंदर। तो इनके बीच में जो है ये जो कंपोजिशन है इसको लेकर के छोटा मोटा हम कह सकते हैं कि विवाद या प्रॉब्लम्स जो है वो देखने में आती हैं, देखने को मिलती हैं। और इसी प्रॉब्लम और इसी एथनिक कंपोजिशन के साथ में बेल्जियम की गवर्नमेंट ने डील किया, तो जो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। नाउ लेट अस नो अबाउट श्रीलंका। श्रीलंका जिसके बारे में आप जानते हैं हमारी नेबरिंग कंट्री है, साउथ के, इंडिया के साउथ में श्रीलंका है और आप इसे इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये यहाँ पर साउथ में
श्रीलंका है एशिया के अंदर, इंडिया के साउथ में। सो अगर हम श्रीलंका की बात करते हैं, श्रीलंका इज एन आइलैंड नेशन। श्रीलंका जो है एक आइलैंड नेशन है, जस्ट अ फ्यू किलोमीटर ऑफ द साउदर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। इट हैज अबाउट 2 करोड़ ऑफ पीपल, अबाउट द सेम एज इन हरियाणा। तो जैसा कि हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था कि बेल्जियम में जो पॉपुलेशन है वो हरियाणा से लगभग आधी थी, मगर यहाँ पर जो पॉपुलेशन है, अगर हम बात करें साइज ऑफ पॉपुलेशन की, तो श्रीलंका जो है उसकी पॉपुलेशन हरियाणा के बराबर है। ये हमारा एक नेबरिंग कंट्री है, हमारा जो है इंडिया का नेबर है और साउथ में सिचुएटेड है। ये एक आइलैंड नेशन है। ओके, तो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट slide. Now let us know about the ethnic composition. We have seen the ethnic composition of Belgium. In that we see that the Belgium was divided into 2 regions, Wallonia and Flemish regions, and the problem was the language. Flemish और Wallonia region में जो है डच और फ्रेंच जो लैंग्वेज बोलने वाले थे, उनका जो कंपोजिशन था वो काफ़ी ज़्यादा अनइवन था, और साथ ही ब्रुसेल्स जो कैपिटल थी उसके अंदर सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा उल्टी थी। एक ग्रुप जो है वो माइनॉरिटी और दूसरा ग्रुप मेजोरिटी में था, और बिकॉज ऑफ दैट उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स थे। सो हेयर इन श्रीलंका, अगर श्रीलंका में अगर आप देखेंगे तो ये जो एरिया आप देख रहे हैं, ये जो टेरिटरी आप देख रहे हैं, ये पूरी टेरिटरी जो है वो सिन्हेलीज, जो कि नेटिव श्रीलंका के नेटिव जो लोग हैं उनकी है, इन्हें सिन्हेलीज कहा जाता है। ये पूरा जो एरिया आप नजर देख रहे हैं, दिस इज सिन्हेलीज। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो दिस वन जो ये नॉर्थ और ईस्टर्न साइड का जो एरिया है, यह है श्रीलंकन तमिल्स, और श्रीलंकन तमिल्स के द्वारा जो है यहाँ पर वो रहते हैं, और इसके साथ ही इंडियन तमिल्स और हिंदू तमिल जो हैं वो यहाँ पर सेंटर में श्रीलंका में रहते हैं। इसके साथ ही ये जो आप डॉटेड जो पॉइंट्स देख रहे हैं, यह है मुस्लिम जो श्रीलंका में रहते हैं, मुस्लिम कम्युनिटी जो रहती है, जिनकी संख्या जो है वो पूरी पॉपुलेशन की ओनली 1% है। और अगर हम बात करें पॉपुलेशन के मामले में, तो यहाँ पर तमिल्स की जो संख्या है, चाहे वो श्रीलंकन तमिल्स है और इंडियन तमिल्स है, इनकी जो पॉपुलेशन है वो लगभग 18% है। और इनके अलावा ही बोथ सिन्हलीज एंड तमिल्स, इनके साथ साथ में क्रिश्चियंस भी यहाँ रहते हैं। तो ये जो है पूरा का पूरा श्रीलंका का एक एथनिक कंपोजिशन है। यहाँ पर सिन्हलीज जो है वो मेजोरिटी में है। इसके अलावा श्रीलंकन तमिल्स और इंडियन तमिल्स वो रहते हैं। तमिल्स की जो संख्या है वो लगभग 18% है, मुस्लिम्स यहाँ पर 1% है, और अदर जो है वो 7% है। सो बिकॉज ऑफ दिस मेजोरिटी एंड माइनॉरिटी, ये जो मेजोरिटी और माइनॉरिटी का जो कंपोजिशन है, और इसके अलावा डिफरेंट इश्यूज है जिनकी वजह से यहाँ पर भी कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स जो है वो रेज हुए, और उनका सॉल्यूशन जो है वो श्रीलंकन गवर्नमेंट ने कैसे किया या उन्होंने किस तरीके से इस प्रॉब्लम को डील किया, लेट अस नो अबाउट दिस। सो हियर द नेक्स्ट टॉपिक इज एलिनेशन ऑफ श्रीलंका, श्रीलंकन तमिल्स एंड मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। तो एलिनेशन का जो अर्थ है वो है श्रीलंका में जो श्रीलंकन तमिल्स थे, वो अपने आप को बेगाना, अपने आप को अकेला और बेगाना समझने लगे थे। साथ ही श्रीलंकन गवर्नमेंट ने बहुसंख्यकवाद या मेजोरिटेरियनिज्म के जो कॉन्सेप्ट थे उसको बढ़ावा दिया था। अब यहाँ हम जानेंगे कि क्या ऐसे कारण थे जिसकी वजह से श्रीलंकन जो तमिल थे वो अपने आप को एलियनेशन या बेगाना जो है अपने ही देश में बेगाना महसूस करने लगे थे, अपने आप को अकेला महसूस करने लगे थे। सो लेट अस नो, आफ्टर द इंडिपेंडेंस इन 1948, जब श्रीलंका आज़ाद हुआ उसके बाद श्रीलंकन गवर्नमेंट अडॉप्टेड अ सीरीज ऑफ मेजोरिटेरियनिज्म मेजर्स टू एनहेंस सिन्हलीज सुप्रीमेसी ओवर द तमिल्स। तो यहाँ पर देश को आज़ाद होने के बाद जो श्रीलंकन गवर्नमेंट्स थी, उन्होंने ऐसे कुछ नियम और ऐसे कुछ मेजर्स लिए, ऐसे कुछ काम किए जिसकी वजह से देश में जो सिन्हली कम्युनिटी थी, जो कि मेजोरिटी में थी, जिनकी संख्या ज़्यादा थी, उनको ज़्यादा अधिकार मिल सके और उनके पास ज़्यादा पावर आ सके। डोमिनेंस ऑफ सिन्हली कम्युनिटी ड्यू टू मेजोरिटी, दूसरा बड़ा रीजन जो था एलिनेशन का वो था सिन्हली कम्युनिटी, क्योंकि वो मेजोरिटी में थी, वो हमेशा माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ को दबा के रखती थी, डोमिनेंस
के रोल में वो थी। तो पहला तो यहाँ पर गवर्नमेंट का जो रोल था, गवर्नमेंट जो मेजोरिटेरियनिज्म के जो मेजर्स ले रही थी उसकी वजह से ये लोग अपने आप को अननोन, अकेला और जो हम कह सकते हैं बेगाना महसूस कर रहे थे। दूसरा जो सिन्हली कम्युनिटी थी उनका यहाँ पर एक रोल था, वो भी जो है अपने आप को एक डोमिनेंट रोल में देखती थी। साथ ही 1956 में, इन 1956 सिन्हला जो है उन्होंने कानून बनाया और सिन्हली जो लैंग्वेज थी, सिन्हला जो लैंग्वेज थी, उसे ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया गया और यहाँ पर डिसरिगार्ड किया गया द तमिल्स, जो तमिल्स की जो तमिलियन लैंग्वेज थी उसको डिसरिगार्ड किया गया। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये आती है कि लैंग्वेज की वजह से जब ऑफिशियल लैंग्वेज सिन्हला बन गई, ऑल द वर्क्स इन ऑफिस, इन यूनिवर्सिटीज, पढ़ाई, सारा सिलेबस, करिकुलम वो सिन्हली लैंग्वेज में कन्वर्ट हो गया और जिसकी वजह से जो तमिल्स थे, now they are not in a position to get appropriate place in the country। तो सिन्हला लैंग्वेज बनाना, ऑफिशियल लैंग्वेज जो उसको डिक्लेयर करना, साथ में इनका डोमिनेंस और गवर्नमेंट के द्वारा जो मेजर्स लिए जा रहे थे उन सब की वजह से धीरे धीरे करके प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही थी। अलॉन्ग विद दैट हम कह सकते हैं स्टेट टू फोस्टर एंड प्रोटेक्ट बुद्धिज्म, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो बुद्धिज्म धर्म को जो है सपोर्ट करती थी। सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं था और जो तमिल्स और मुस्लिम्स और जो बाकी रिलीजन जो थे उन सबको डिसरिगार्ड किया जाता था। सो ये सब रीजन थे जिसकी वजह से जो तमिल्स थे, श्रीलंकन तमिल्स थे, वो काफ़ी ज़्यादा नाराज थे और वो अपने आप को जो है बेगाना महसूस करते थे श्रीलंकन गवर्नमेंट्स के, वो धीरे धीरे करके खिलाफ हो रहे थे। सो पोजिशन ऑफ श्रीलंकन तमिल्स, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कौन से ऐसे स्टेप्स उठाए? They launched political parties and struggle for recognizing Tamil as official language। उन्होंने जो है political parties बनाना शुरू किया और struggle start कर दी। Demanded autonomy, उन्होंने जो है स्वायत्ता अपने क्षेत्र में जहाँ पर उनकी population ज़्यादा है उसके लिए अधिकार मांगने शुरू किए, है ना। Equal opportunities in education and job, एक jobs और जो एजुकेशन है उसमें इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ की डिमांड करने लगे। जैसे इंडिया में आप देखते हैं कि यहाँ पर 22 लैंग्वेजेस जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में रिकॉग्नाइज हैं, तो वैसे ही वो चाहते थे कि वहाँ पर भी उनको ये सारी फैसिलिटीज़ मिले। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस वाज फॉर्म्ड डिमांडिंग एन इंडिपेंडेंट तमिल एलम इन नॉर्थ और ईस्ट श्रीलंका, ये जो एरिया हम देख रहे हैं, तो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस जो है उनका फॉर्मेशन हुआ और दे आर डिमांडिंग सेपरेट, वो एक इंडिपेंडेंट तमिल राष्ट्र, तमिल एरिया जो है उसकी डिमांड करने लगे जिसका अपनी खुद की सरकार हो। इसका नाम तमिल एलम दिया गया और इन सब की वजह से यहाँ पर श्रीलंकन तमिल की जो एक्टिविटीज बढ़ रही थी, इनकी वजह से धीरे धीरे जो है सिविल वॉर की सिचुएशन कंट्री में क्रिएट होने लगी। सिविल वॉर क्या होता है? अ वॉर बिटवीन द ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स विद इन द सेम स्टेट और कंट्री। तो एक राज्य में, एक देश के अंदर जो डिफरेंट ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स होते हैं, जो अपोनेंट्स होते हैं एक दूसरे के, उनके बीच में एक वॉर जैसी सिचुएशन। सिविल वॉर में रिजल्ट अ लार्ज नंबर ऑफ कैजुअलिटीज एंड कंजप्शन ऑफ सिग्निफिकेंट रिसोर्सेज। तो यहाँ हमने देखा कि श्रीलंका ने जो अपना एथनिक कंपोजिशन था उसको किस तरीके से डील किया और उसके जो डील करने के तरीके की वजह से किस तरीके से श्रीलंका जो है वो सिविल वॉर की सिचुएशन में पहुंच गया, वहां पर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई। तो सिविल वॉर के अंदर बोथ साइड्स डिस्ट्रस्टिंग ईच अदर और सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक सेटबैक हुआ, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है नुकसान हुआ, काफ़ी कैजुअलिटीज हुई। सो दिस इज अबाउट द सिविल वॉर एंड द कंडीशन ऑफ श्रीलंका। श्रीलंका ने किस तरीके से इस प्रॉब्लम को डील किया, उन्होंने पावर शेयरिंग का क्या अरेंजमेंट किया या कहाँ वो फेल हो गए। लेट अस नो अबाउट द बेल्जियम। बेल्जियम में भी हमने पढ़ा था कि वहाँ पर एथनिक कंपोजिशन था, वहाँ पर भी लैंग्वेज को लेकर के डिफरेंट ग्रुप्स थे, सेम सिमिलर सिचुएशन थी, मगर बेल्जियम ने जो है एक डिफरेंट मॉडल प्रेजेंट किया जिसको कि बेल्जियम मॉडल और अकोमोडेशन पॉलिसी ऑफ बेल्जियम, बेल्जियम अकोमोडेशन के नाम से जाना जाता है। तो बेल्जियम ने क्या किया, लेट अस नो। The path taken by Belgium was different from Sri Lankan majoritarianism policy। श्रीलंका ने जो मेजोरिटेरियनिज्म या बहुसंख्यकवाद की पॉलिसी अडॉप्ट की थी उसके बिल्कुल विपरीत बेल्जियम गवर्नमेंट ने पॉलिसी अडॉप्ट की। फ्रॉम 1970 टू 1993 दे अमेंडेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन 4 टाइम्स। जो बेल्जियम था उन्होंने अपनी संविधान को 4 बार अमेंड किया और उन्होंने उसको इस तरीके से व्यवस्थित किया कि कोई भी ग्रुप जो है वो अपने आप को अपनी ही कंट्री में जो है एलियन फील ना करे और सब मिलकर के साथ रह सके। तो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया उन्होंने और साथ में पावर शेयरिंग का ऐसा अरेंजमेंट इंट्रोड्यूस किया ताकि कंट्री में शांति बनी रह सके।
कॉन्स्टिट्यूशन जो है प्रिस्क्राइब्स दैट अ नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर शैल बी इक्वल इन सेंटर गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसके अंदर डच और फ्रेंच स्पीकिंग, चाहे उनकी मेजोरिटी कम्युनिटी हो चाहे माइनॉरिटी में हो, वो कोई भी हो, मगर उन्हें बराबर जो है उनके मिनिस्टर्स होंगे। सम स्पेशल लॉज रिक्वायर्ड द सपोर्ट ऑफ मेजोरिटी मेंबर्स फ्रॉम ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप। और कुछ ऐसे कानून बनाए गए जो कि सभी जो लिंग्विस्टिक ग्रुप्स थे उनको प्राप्त थे। नो सिंगल कम्युनिटी कैन मेक डिसीजन यूनिलेटरली। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन था, जो उनकी पार्लियामेंट में, कोई भी सिंगल कम्युनिटी जो है कोई भी नया पॉलिसी या नया कानून या पुराने कानून में कोई बदलाव यूनिलेटरली अकेले अपने दम पर नहीं कर सकती थी, जब तक कि दोनों मिलकर के उस पर एग्री ना हो। Many powers of central government have been given to state government of two region of the country। तो यहाँ पर जैसा हमने देखा था फ्लैमिश रीजन और वेलोनिया रीजन, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अलावा यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट्स का फॉर्मेशन किया गया और स्टेट गवर्नमेंट्स को बहुत सी पावर्स दी गई ताकि वो अपने टेरिटरीज में रहने वाली जो कम्युनिटीज है उनको बेसिक फैसिलिटीज, उनके जो गवर्नमेंट की जो ड्यूटीज हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उनको पूरा कर सकें और एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड कर सकें। ब्रुसेल्स हैज अ सेपरेट गवर्नमेंट। कैपिटल जो सिटी है ब्रुसेल्स, जैसे हमारे इंडिया में दिल्ली है, दिल्ली में एक अलग सरकार है, मुख्यमंत्री जो है दिल्ली की सरकार बनती है, तो वैसे ही ब्रुसेल्स में भी एक अलग सेपरेट गवर्नमेंट बनाई गई। द फ्रेंच स्पीकिंग पीपल एक्सेप्टेड equal representation in Brussels because Dutch speaking community has accepted equal representation in central government। क्योंकि हमने देखा था कि फ्रेंच जो है ब्रुसेल्स में उनकी संख्या ज़्यादा थी और डच की कम थी, इसके बाद में भी उन्होंने जो है इक्वल रिप्रेजेंटेशन को एक्सेप्ट किया, क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट में थी वहाँ पर इक्वल रिप्रेजेंटेशन जो था वो डच लोगों ने एक्सेप्ट किया था। तो पूरी कंट्री में जो है शांति बनी रहे उसके लिए इन्होंने ये मॉडल प्रेजेंट किया। और इसके साथ साथ भी एक और थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट, एक कम्युनिटी गवर्नमेंट जो है वो इंट्रोड्यूस की। कम्युनिटी गवर्नमेंट का मेन काम क्या था कि लार्ज जो कम्युनिटीज थी, जो बड़ी बड़ी कम्युनिटीज थी जिसमें डच, फ्रेंच और जर्मन स्पीकिंग जो लोग थे, वो अपने अपने प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए इस कम्युनिटी गवर्नमेंट को, जो उनके कल्चरल इश्यूज थे, एजुकेशनल और लैंग्वेज इश्यूज थे, वो कम्युनिटी गवर्नमेंट के द्वारा जो है सॉल्व किए जा सकते थे। सो दिस इज एन अरेंजमेंट इंट्रोड्यूस बाय द बेल्जियम गवर्नमेंट, और बेल्जियम गवर्नमेंट के द्वारा जो है इक्वल पार्टिसिपेशन, चाहे वो माइजॉरिटी में हो चाहे वो माइनॉरिटी में हो, सभी को दिया गया, और जिसके चलते देश में जो कॉन्फ्लिक्ट्स थे वो दूर हो गए। गवर्नमेंट ने 4 बार अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया। कोई भी जो कम्युनिटी थी वो बहुत ज़्यादा पावरफुल ना रहे, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में जो है ऐसे प्रोविजंस रखे गए कि डिसीजन जो है वो यूनिलेटरली नहीं ली जा सकते, सबको मिलकर के डिसीजन लेने होंगे। तो इस तरीके से बेल्जियम ने एक मॉडल प्रेजेंट किया जिसके द्वारा उन्होंने जो है पावर को, शक्ति को, देश के चलाने के अधिकार को बांट लिया और जो कॉन्फ्लिक्ट्स थे उनको दूर कर दिया। सो हेयर द सिमिलरिटीज एंड डिससिमिलरिटीज बिटवीन द बेल्जियम एंड श्रीलंका, यू कैन सी हेयर सिमिलरिटीज, बोथ आर डेमोक्रेसीज, बोथ आर डेमोक्रेटिक कंट्रीज। दोनों ही जगह पर जो है अपने आप को वो डेमोक्रेसी डिक्लेयर करते हैं, लोकतांत्रिक बताते हैं, चुनाव होते हैं। डिफरेंस, पावर शेयरिंग अरेंजमेंट इज डिफरेंट। अगर दोनों जगह देखा जाए तो पावर शेयरिंग का जो अरेंजमेंट है वो बिल्कुल अलग है। व्हाट इज यूनिक अबाउट बेल्जियम, बेल्जियम में क्या स्पेशल था? लीडर्स हैव रियलाइज्ड दैट यूनिटी ऑफ अ कंट्री इज पॉसिबल ओनली बाय रेस्पेक्टिंग द फीलिंग्स एंड इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज एंड रीजन। अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में वी हैव 22 लैंग्वेजेस, और उसी के चलते आज हम कह सकते हैं कि डाइवर्सिटी में भी भारत जो है एक यूनाइटेड नेशन है। एक यूनिटी, भारत में एकता देखने को मिलती है इतनी विविधता होने के बाद में भी, क्योंकि हम सभी जो हमारे समुदाय हैं, सभी जो हमारे धर्म हैं, अलग अलग जो हमारे प्रांत हैं, प्रदेश हैं, राज्य हैं, उन सभी का सम्मान करते हैं, सभी भाषाओं का सम्मान करते हैं, उनके कल्चर का सम्मान करते हैं, और इससे देश में यूनिटी बनी हुई रहती है। हम सभी के जो डिफरेंट कम्युनिटीज है उनको रेस्पेक्ट देते हैं। तो ऐसा ही कुछ मॉडल जो है वो बेल्जियम ने प्रेजेंट किया था। व्हाट वाज द ड्रॉबैक ऑफ द सिस्टम फॉलोड बाय श्रीलंका, श्रीलंका ने जो सिस्टम फॉलो किया था उसके क्या कमियां थी? उसकी कमियां थी कि श्रीलंका जो है वो वी कैन से हेयर, उसकी वजह से वहाँ पर डोमिनेंस ऑफ सिन्हलीज हो गया, और जो है सिविल वॉर की सिचुएशन क्रिएट हो गई। तो श्रीलंका का जो मॉडल था वो कहीं पर भी डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स पर बेस्ड नहीं था, और उसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई। सो हेयर व्हाई इज पावर शेयरिंग इज इम्पोर्टेंट इन डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग क्यों इंपॉर्टेंट होती है? इसके 2 बेसिक रीजन है। पहला है प्रूडेंशियल रीजन और दूसरा है मॉरल रीजन। सो यू कैन सी हियर
प्रूडेंशियल, इट रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन सोशल ग्रुप्स। तो पावर शेयरिंग जरूरी है क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट्स को रिड्यूस करती है, जो तनाव होता है, झगड़े होते हैं, उनको पॉसिबिलिटीज को कम करती है। और कंट्री में स्टेबिलिटी एस्टेब्लिश करती है, पॉलिटिकल ऑर्डर जो है वो स्टेबल बनता है, और उसकी वजह से देश में बेटर आउटकम्स आते हैं, गवर्नमेंट जो अच्छे से काम कर पाती है, देश का डेवलपमेंट होता है। सो दिस इज प्रूडेंशियल रीजन फॉर पावर शेयरिंग। हम बात करते हैं मोरल रीजन की, नैतिक जो जिम्मेदारी है, नैतिक जो कारण है। सबसे पहली चीज, पावर शेयरिंग जो है वो डेमोक्रेसी की स्पिरिट है, आत्मा है। अगर डेमोक्रेसी से पावर शेयरिंग को अलग कर दिया जाएगा तो डेमोक्रेसी ही नहीं रहेगी। पीपल हैव द राइट टू बी कंसल्टेड फॉर गवर्नमेंट प्रैक्टिसेस। ये लोगों का अधिकार है, क्योंकि लोग जो है लोकतंत्र में लोगों के पास शक्ति होती है, और ये उन्हें अधिकार है कि सरकार जो है उन्हें कंसल्ट करे कि किस तरीके से उन्हें गवर्न किया जाए, और सरकार की प्रैक्टिसेस के बारे में भी जो है जनता को पता हो। पावर शेयरिंग इज वैल्यूएबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पावर शेयरिंग से कंट्री जो है उसमें उसका बॉन्ड क्रिएट होता है, कंट्री जो है वो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं कंट्रीमैन, और यूनाइटेड जो है मिल करके वो लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो पावर शेयरिंग जो है वो प्रूडेंशियल और मोरल रीजंस में बटा हुआ है। ये इंपॉर्टेंट है, इससे कॉन्फ्लिक्ट्स दूर होते हैं, कंट्री में स्टेबिलिटी आती है, पॉलिटिकल ऑर्डर जो है वो स्ट्रांग होता है, बेटर आउटकम्स आते हैं। यह स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी है, जनता को वास्तविक अधिकार मिलते हैं, जनता अपनी सरकार के बारे में जान पाती है। सो व्हाई इन डेमोक्रेसी शुड political power be distributed? तो यहाँ पर you can see here, people are source of all power, we have already read in previous class. people rule themselves through the institution of self governance। तो जनता जो है अपना प्रतिनिधि चुनती है और उसके द्वारा वो सरकार चलाती है। due respect is given to diverse group and views। तो पॉलिटिकल पार्टीज जो है उनका जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं, जो डाइवर्स ग्रुप्स हैं किसी कंट्री के अंदर, तो वहाँ पर डेमोक्रेसी में उन सबका रेस्पेक्ट किया जाता है, और रेस्पेक्ट की वजह से वो आपस में एक दूसरे के साथ यूनाइटेड रह पाते हैं, किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट नहीं होता है। ऑल हैव वॉइस इन शेपिंग पब्लिक पॉलिसीज, और सभी की जो व्यूज होते हैं उन्हें डेमोक्रेसी में सुना जाता है, और इससे जो पब्लिक पॉलिसीज हैं वो अच्छे से उभर करके सामने आती है, सबकी बात जो है उसमें सुनी जाती है। सो नाउ comes the most important topic of this chapter, power sharing, forms of power sharing, power sharing के different forms. So the first form of power sharing is power sharing among the different organs of government। जो सरकार के विभिन्न अंग हैं उनके बीच पावर शेयरिंग। डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, जो सरकार के विभिन्न लेवल हैं, स्तर है, उनके बीच में पावर शेयरिंग। अमंग द डिफरेंट सोशल ग्रुप्स ऑफ गवर्नमेंट, एंड अमंग द पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स के बीच में पावर शेयरिंग। तो इन सब के बारे में हम डिटेल में जानते हैं। सो हेयर पावर शेयरिंग अमंग द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। तो यहाँ आप ये देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस, और ये जो है आपको अपने नोट्स में भी लिखना है। अमंग द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट जो है वो होते हैं लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस टाइप ऑफ पावर शेयरिंग इज नोन एज हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। यहाँ पर तीनों जो ऑर्गन्स हैं वो इक्वली होते हैं। ईच ऑर्गन चेक द अदर, horizontal distribution of power as it allows different organs to exercise different powers। different जो organs हैं उनके पास अपनी अपनी powers हैं। judiciary जो है उसका अपना रोल है, executive जो है उसकी अपनी powers हैं, और legislature का अपना रोल है, अपनी powers होती हैं। all ministers, government officials are responsible to the parliament, state assemblies। no organ in the this arrangement gets unlimited power। तो यहाँ पर जो है legislature, executive और judiciary, इनकी जो powers हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, और किसी भी ऑर्गन को अनलिमिटेड पावर नहीं मिलती है। अ सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस, ये जो सिस्टम है इसे हम चेक एंड बैलेंस सिस्टम भी कहते हैं। जजेस कैन चेक द वर्क ऑफ अदर ऑर्गन्स। तो जैसा हम जानते हैं कि इंडिया में जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, और वो जो अदर जो दो ऑर्गन्स हैं उनके काम को चेक भी कर सकते हैं, और किसी भी तरह का कुछ जो इलीगल अगर कानून बनता है, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट कोई कानून बनता है, तो उस पर वो क्वेश्चंस भी रेज कर सकते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग अमंग द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, एंड द डिफरेंट ऑर्गन्स आर लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। नाउ पावर शेयरिंग अमंग द डिफरेंट लेवल्स। in a democratic country there are different levels in a government। in India we have union government, state government and local government। इंडिया में हमारे तीन लेवल्स हैं,
एक है यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको हम बोलते हैं, दूसरा है स्टेट गवर्नमेंट और तीसरा है लोकल गवर्नमेंट। तो पावर जो है वो इस तरीके से बांटी जाती है और इस पावर शेयरिंग को हम वर्टिकल पावर शेयरिंग कहते हैं, वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। तो पावर शेयरिंग अमंग द डिफरेंट लेवल्स, स्टेट लेवल गवर्नमेंट, सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट एंड लोकल लेवल गवर्नमेंट। अ जनरल गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री, इसमें पूरे देश के लिए एक जनरल गवर्नमेंट बनाई जाती है जो कि पूरे कंट्री पर रूल करती है, कंट्री के लिए पॉलिसीज बनाती हैं। इसके अलावा रीजनल और लोकल लेवल पर गवर्नमेंट भी बनाई जाती हैं। इसे वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर कहा जाता है। और इसमें जो पावर शेयरिंग होती है, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास ज़्यादा पावर होती है, स्टेट के पास उससे कम और लोकल के पास और कम पावर्स होती हैं। तो यहाँ पर पावर का डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल होता है, जैसा कि हमने प्रीवियस में देखा था कि ऑल ऑर्गन्स एंजॉयड इक्वल पावर्स। तो यहाँ पर पावर का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग होता है। नाउ नेक्स्ट you can see the next form of power sharing. Next form of power sharing is power sharing among the different social groups. जो different social groups हैं उनके बीच में किस प्रकार power sharing होती है। So here there are different religious and social groups in the country. बहुत से religious और social groups होते हैं जिनको कि हम जो है धर्म के आधार पर या समाज में जो अलग अलग ग्रुप्स हैं, महिलाओं के अपने आंदोलन चलते हैं, महिलाओं का अपना ग्रुप होता है, कम्युनिटीज़ के अपने ग्रुप्स होते हैं, फार्मर्स के अपने ग्रुप्स होते हैं। जो डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं उनके बीच में जो डिवीजन ऑफ पावर होता है वो पावर शेयरिंग अमंग द सोशल ग्रुप्स कहलाता है। वी ऑल नो दैट इन इंडिया वी हैव अ डाइवर्सिटी, हमारे यहाँ पर डाइवर्सिटी है, सभी के अपने अपने कल्चर कस्टम्स हैं, अलग अलग रिलीजन को जो है लोग प्रैक्टिस करते हैं। तो इनके बीच में इनके मैटर्स में जो है गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस या इनको गाइडेंस जो है वो एक तरीके से पावर शेयरिंग का एक मॉडल है, पावर शेयरिंग का एक रूप है। और गवर्नमेंट जो है हमारे यहाँ पर जो पावर शेयरिंग मॉडल है उसके अंदर जैसे हमने बात की थी प्रीवियस स्लाइड में, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट, और इनके बीच में जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स है वो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट के रूप में करती है और डिफरेंट जो टॉपिक्स हैं वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। तो जो सोशल ग्रुप्स हैं उन्हें भी जो है गवर्नमेंट के द्वारा सपोर्ट किया जाता है। गवर्नमेंट जो है उनकी भी बात को सुनती है और उनकी जो ऑर्गेनाइजेशंस होती है, उनके जो डिमांड्स होती है, उन पर भी गवर्नमेंट की तरफ से रेस्पॉन्ड किया जाता है। तो दिस इज अ फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग अमंग द सोशल ग्रुप। And the last one is power sharing among the political parties and pressure groups. As we all know that in a democratic country, there are many political parties. भारत में जो है कई political parties हैं और it is a very less chance that a single party can get majority in a election. बहुत बार ऐसा नहीं होता है कि कोई single party जो है वो majority में आए और जो है वो अपने दम पर चुनाव जीत जाए। कई बार ऐसा होता है कि किसी भी एक दल को जो है पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है। ऐसी सिचुएशन में जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उन्हें मिलकर के जो है गवर्नमेंट फॉर्मेशन करना पड़ता है। तो उसे हम पावर शेयरिंग अमंग द डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज है उनके बीच में सत्ता की साझेदारी होती है, वो आपस में मिलकर के जो है सरकार चलाते हैं और पॉलिसीज बनाते हैं। तो दिस टाइप ऑफ पावर शेयरिंग इज नॉन एज पावर शेयरिंग अमंग द डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज। इसके अलावा देश में जो डिफरेंट प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, जैसे यूनियंस होती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, तो इन यूनियंस और ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा जो समय समय पर मूवमेंट्स किए जाते हैं, आंदोलन किए जाते हैं, और उन आंदोलनों के चलते सरकार की तरफ से जो अपने डिसीजंस में चेंजेस किए जाते हैं या इनके फेवर में जो डिसीजंस लिए जाते हैं, वो एक तरह से इनके लिए सरकार की तरफ से पावर शेयरिंग का एक मॉडल होता है। तो जो डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं जिनमें हम कह सकते हैं इंटरेस्ट ग्रुप्स या बिजनेस ग्रुप्स होते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, फार्मर्स होते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट वर्कर्स होते हैं, इन सब की जो डिमांड्स होती है, इन सब की जो मूवमेंट्स होते हैं उनको सपोर्ट करना और उनके फेवर में डिसीजन लेना, उनके अकॉर्डिंग जो है पॉलिसीज बनाना, दिस इज अ वे टू शेयर पावर विद द डिफरेंट प्रेशर ग्रुप एंड मूवमेंट ग्रुप्स इन अ कंट्री। तो इंडिया में जो है पॉलिटिकल पार्टीज और जो प्रेशर ग्रुप्स हैं उनके साथ भी गवर्नमेंट पावर शेयरिंग करती है और मोस्ट ऑफ द मॉडर्न डेमोक्रेसीज में ये पावर शेयरिंग का जो मॉडल है वो देखने को मिलता है। पावर शेयरिंग के मेनली 4 फॉर्म्स हैं: पावर शेयरिंग अमंग द डिफरेंट organs of government, power sharing among the different levels of government, power sharing among the social groups, and power sharing among the political parties and pressure groups. So these are the forms of power sharing. So you can see here summary of the forms of power sharing. आप यहाँ से जो है ये summary note कर सकते हैं और इसे जो है अपने easily
समझ सकते हैं और इसको याद कर सकते हैं. So I hope that you have understand this chapter. Thank you and have a nice day. We will meet with another topic very soon. Thank